हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है, ना ही सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको यहां पर सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो के माध्यम से एक चैप्टर को स्टार्ट किया था। चैप्टर था हमारा कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 4। तो हम उसी चैप्टर का एक अगला वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम था औद्योगिकीकरण का युग। तो इस औद्योगिकीकरण के युग का हम आज एक अगला टॉपिक देखने वाले हैं। मतलब कि हमने जो भी लास्ट वीडियो में बात करी थी वो परिचय वाला टॉपिक था, तो एक्चुअल में टॉपिक हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। और ये टॉपिक क्या है आपका, औद्योगिक क्रांति से पहले की बातें हमें यहां पर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति से पहले की क्या बातें हैं। जब भी पहले की बातें करें, है ना, हम अगर आज का रेफरेंस बना लेते हैं ना, और जब भी पहले की बातें करें तो मतलब आपको पीछे जाना है समय में। जब भी भविष्य की बातें करेंगे तो आपको समय में आगे जाना है। मतलब पहले की बातें की जा रही हैं, औद्योगिक क्रांति जब आई होगी उससे पहले की बात की जा रही है कि जब उद्योग नहीं होंगे तो फिर क्या रहा होगा, है ना, या क्या रहा होगा उसके बाद उद्योग कैसे आए होंगे। ये दोनों सवाल होंगे, है ना, ये दोनों सवाल हमें उठाने होंगे या हमें इन दोनों सवालों के जवाब जानने होंगे। वो जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जब उद्योग आए हैं तो इसके पहले क्या था, है ना, उसके उद्योगों के आने के पहले का समाज या औद्योगिक समाज कैसा था, और उद्योग आए हैं तो उनका आधार कैसे बना, किन के द्वारा ये उद्योगों का विकास हो पाया, कैसे उद्योग आए। मतलब कोई चीज हवा में तो होती नहीं, घर बनाना है हमें तो नींव बनानी पड़ती ना, जमीन पर बनानी पड़ती ना। ऐसा तो नहीं बोले सर हम तो 5वीं मंजिल पर रहते हैं तो नीचे के 4 मंजिल की कोई वैल्यू नहीं है, उसी के ऊपर तो आप टिके हो। तो वैसे ही औद्योगिक जो युग आया, तो औद्योगिक युग आया तो उसके पहले क्या था, मतलब आधार क्या है, किससे निकलकर औद्योगिक युग आया। तो इन सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। बात समझ में आई ना कि हम किन चीजों को लेकर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम जैसे ही उद्योगों की बात करते हैं, जैसे ही हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं कि औद्योगिक बात क्या होगी, तो हमारे दिमाग में 4-5 शब्दावलियां आती हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी क्या होगी, पहला शब्द आता है औद्योगिकीकरण का, दूसरा आता है औद्योगिक उत्पादन का, और तीसरा आता है औद्योगिक श्रम का। अब औद्योगिक क्यों लिखा हुआ है, उद्योग से जुड़ा होगा कोई भी चीज तो उसको आप कैसे जानते हैं, औद्योगिक के रूप में जानते हैं। उत्पादन हो जाएगा तो औद्योगिक उत्पादन, मतलब उद्योगों का उत्पादन। औद्योगिक ज्यादा कारखाने लगा दिए तो बोले औद्योगिकीकरण हो गया। अगर श्रम है, वहां पर लेबर कोई काम कर रहा तो औद्योगिक श्रम हमने कह दिया। तो औद्योगिकीकरण का मतलब क्या हो गया, तो समानता मतलब ये निकाला जाता है औद्योगिकीकरण का कि कारखानों का विकास ही क्या कहलाता है, औद्योगिकीकरण कहलाता है। कारखानों का विकास मतलब फैक्ट्रीज को लगा देना, और अगर जब आप इन फैक्ट्रीज को ज्यादा लगा रहे हैं मतलब कारखाने से फायदा होगा, तो देखा देखी में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी, और जब ज्यादा फैक्ट्री लगने लगी हैं तो वो क्या हो गया, वो कहला जाता है कि भाई औद्योगिकीकरण का दौर आ गया, लोग अब फैक्ट्रियां लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और इन कारखानों में जो उत्पादन होता है ना, उसको कहते हैं हम औद्योगिक उत्पादन कहा जाता है। जो हमने फैक्ट्री लगाई है, जो हमने कारखाना स्थापित किया है, उस कारखाने से कोई चीज बनेगी। हर कारखाने का अपना एक उत्पाद होगा, कोई कपड़ा बना रहा होगा, कोई लोहे का सामान बना रहा होगा, कोई मूर्तियां बना रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ वहां पर बन रहा होगा। तो फैक्ट्रियों में जो चीज बनती है, जिस चीज को बनाकर तैयार किया जाता है, वो बनाकर तैयार की गई चीज क्या कहलाती है, उसका उत्पाद कहलाती है। और उस उत्पाद को बनाने की जो प्रक्रिया है ये क्या हो जाती है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। और जब ये प्रक्रिया तेज हो जाती है कि भाई ये उत्पादन किया, मतलब इस उत्पाद को ज्यादा बड़े स्तर पर बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं उत्पादन कहते हैं, प्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर ये बात। तो औद्योगिक उत्पादन का मतलब क्या हो गया, फैक्ट्रियों में जो चीजें बनाई जा रही हैं, फैक्ट्री से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन कहा जाता है। अब ये उत्पादन कौन करता है, तो ये उत्पादन से संबंधित लोग होते हैं, लेबर या श्रम, इनको काम करना पड़ता है वहां पर। जब ये उद्योगों के अंदर काम करते हैं तो इनको कहते हैं औद्योगिक श्रम। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से इसका मतलब निकाला जाता है औद्योगिक श्रम। तो हम जैसे ही औद्योगिकीकरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही सारी शब्दावलियां आती हैं कि उद्योग लगेगा, उत्पादन होगा और औद्योगिक श्रम होगा।
लेकिन जैसे ही हमारे दिमाग में विचार आता है तो विचार आने के पहले एक समस्या आती है कि भाई हमने कारखानों का विकास, औद्योगिकरण का मतलब तो हमने ये समझा कि भाई कारखानों का विकास हो गया, तो भाई इन कारखानों का विकास कैसे हुआ होगा। एक समस्या आती है कि जब कारखाने नहीं थे, है ना, तो क्या करते हैं कि भाई जब कारखाने नहीं थे या कारखाने हैं तो क्या करते हैं। एक समस्या आती है कि फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले, है ना, हमारे दिमाग में एक शंका उठती है कि जब ये कारखाने नहीं होंगे, जब ये औद्योगिकरण नहीं होगा तो क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार नहीं होगा, क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए कोई उत्पादन नहीं किया जा रहा होगा, क्या कोई चीज एक देश पर बनती होगी तो दूसरे देश में नहीं बिकती होगी। अगर ये कारखाने नहीं है तो हमारे दिमाग में ऐसे सवाल उठना लाजमी है, बिल्कुल सवाल आएंगे। तो हमारे दिमाग में भी सवाल आया कि फैक्ट्रियों की स्थापना के पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन कैसे हो रहा था, है ना, कि औद्योगिक उत्पादन होने लगा था या नहीं होने लगा था, क्या था, यह हमारे दिमाग में आता है। अब जैसे ही हमें पता चला कि यार ये फैक्ट्रियां तो नहीं थी, मतलब हम फैक्ट्रियों की स्थापना के पहले बात कर रहे हैं, तो यह उत्पादन तो कहां आपका फैक्ट्रियों में नहीं होता होगा, है ना। जब फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई है, जब फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई है तो ये उत्पादन फैक्ट्रियों में कैसे होगा जब स्थापना ही नहीं हुई है। तो इस उत्पादन के पहले क्या था, है ना, यह उत्पादन फैक्ट्रियों में तो नहीं होता था, तो इसके पहले क्या था। तो इसके पहले वाले युग को फैक्ट्री से जैसे ही पहले वाले युग को कहते हैं आदि औद्योगिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, आदि औद्योगिकरण, है ना। ये कब के पहले किस स्टेज आती है, इसके बाद आता है, इसको कहते हैं हम क्या, औद्योगिकरण, है ना। ये आदि औद्योगिकरण या इसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं। आदि जो शब्द यहां पर यूज किया गया है, एक आदि हम लिखते हैं कि राम श्याम आदि बच्चे गए थे, है ना, एक तो वो आता है। एक आदि ये आता है ना, वो आदि का मतलब इट सेक्टर हो जाता है, ईटीसी हम लिख देते हैं। यहां पर आदि का मतलब है किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था, मतलब यहां पर क्या है कि उद्योगों की जो प्रारंभिक अवस्था रही होगी उसको कहेंगे हम आदि औद्योगिकरण। मतलब कुछ थोड़ी बहुत मशीन लगा ली होगी और बाकी हाथ से काम कर रहे होंगे, वो इलाका क्या हो जाएगा या वो दौर क्या हो जाएगा, उसको कहेंगे आदि औद्योगिकरण। मतलब बड़े बड़े कारखानों के पहले का जो समय होगा जहां पर बड़े स्तर पर उत्पादन स्टार्ट हो गया था, उसको कहेंगे आदि औद्योगिकरण। मतलब कि उत्पादन कहां हो रहा होगा, तो कारखाने में नहीं है, घरों में हो रहा होगा, थोड़ी बहुत तकनीकी लगाई जरूर जा रही होगी, लेकिन बड़े बड़े कारखाने नहीं होंगे। तो हमें बात समझ में आ गई। जैसे ही हमने सवाल उठाया तो दिमाग में बात आ गई कि भाई फैक्ट्रियों के पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होता था और वो भी बड़े स्तर पर होता था, और ये उत्पादन जो कर रहे थे उस दौर को हम कहते हैं आदि औद्योगिकरण का दौर कहलाता है ना। आदि औद्योगिकरण, है ना, औद्योगिकरण, है ना, औद्योगिकरण का दौर कहलाता है। क्लियर। चलिए, अब जैसे ही आप यूरोप में घुसे तो यूरोप में आपने 17वीं और 18वीं सदी का जैसे ही आप यूरोप देखते हैं, है ना, और आप देखेंगे कि यहाँ के जो सौदागर, सौदागर कौन कहलाते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना। यूरोप के सौदागर ऐसे डंडा लेकर नहीं है। सौदागर मतलब सामान खरीदने और बेचने वाला व्यापारी, इसको आप कहें, उसको आप सौदागर कह सकते हैं, है ना, कि कोई सामान खरीदने के लिए, सौदा करने के लिए कोई चीज आता है उसको सौदागर कहेंगे। जनरली क्या होगा कि सौदागर का मतलब क्या है, वो जाएगा गांव में कुछ सामान खरीदेगा, उसको कहते हैं खरीदार या वो सौदागर। तो ऐसे ये लोग क्या है, ये सौदागर है। तो ये सौदागर क्या होगा, गांव की तरफ जाने लगे। गांव की तरफ क्यों जाने लगे, गांव की तरफ जाने के पीछे कारण क्या था, तो ये सौदागर गांव की तरफ जाने लगे। हम बात करते गांव की तरफ क्यों जाने लगे, तो किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे, है ना, वहां पर जाकर ये किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे, क्योंकि चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। किस कारण से, विस्तार होने के कारण से। देखिए समझिए, किसका विस्तार, ब्रिटेन ने अपना, है ना, हम ऐसा कहें, ब्रिटेन न लिखकर हम क्या कहें, औपनिवेशिक या उपनिवेशों का विस्तार होने लगा था। उपनिवेशों का विस्तार होने लगा था, मतलब कि अलग अलग देश क्या होने लगे थे, इसके गुलाम होने लगे थे। 1, 2 और ऐसे कर करके कई सारे एन नंबर ऑफ देशों से गुलाम थे। जैसे आप माने भारत भी हमारा उपनिवेश था, है ना। आप देखें साउथ अफ्रीका जो है वो भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। आपने देखा कि जो इंडोनेशिया है, जावा है, वो भी डचों का उपनिवेश था। तो आप देखें जब उपनिवेश में ज्यादा जगह जाने लगे तो चीजें बेचने के लिए बेचने लगे, चीजें खरीदने लगी, चीजों की मांग होने लगी। मांग होने लगी तो ये किसानों के पास गए
गए कि आप उत्पादन करो, और जो कारीगर हैं गांव के अंदर रहकर कुछ काम करते उनके पास गए, उनको पैसा दिया और उनसे बोला कि आप उत्पादन करें, आपके सामान को हम खरीदेंगे और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि चीजों की मांग बढ़ रही थी और जो ब्रिटेन था या यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय ताकतें थी, उनका उपनिवेशों का विस्तार होने लगा था, ब्रिटेन के उपनिवेशों का विस्तार होने लगा था, जगह मिलने लगी थी, बाजार बड़ा मिलने लगा था। उस बड़े बाजार में हमारी वस्तुओं की मांग होने लगी थी, मांग होने लगी तो हमें उत्पादन करवाना पड़ेगा, और उत्पादन के लिए हम किसानों और कारीगरों से मिले। अब जो ये उत्पादन बढ़वा रहे हैं, तो हमने देखा कि ये गांव गए थे उत्पादन बढ़वाने के लिए, और गांव में किससे मिले थे? किसानों से मिले थे, और किससे मिले थे? कारीगरों से मिले थे। किससे? कारीगरों से मिले थे। तो किसानों और कारीगरों से मिलने के पीछे कारण क्या था कि ये जो उत्पादन, जो सौदागर थे, वो शहर में उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे थे। शहर में उत्पादन नहीं बढ़ा पाने के पीछे कारण क्या है? शहर के दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स। दस्तकारी क्या कहलाते हैं? दस्तकारी वो लोग कहलाते हैं जो हाथ से कोई सामान तैयार करते हैं, जैसे मूर्ति हो गई, जैसे कोई हाथ से बनाई गई कोई भी चीज हो गई, वो सब क्या हो जाएगी? दस्तकारी के अंतर्गत आ जाएगी। और व्यापारिक गिल्ड्स है ना, व्यापारिक गिल्ड्स, इन दोनों के कारण से वो शहरों में उत्पादन नहीं कर पा रहे। व्यापारिक गिल्ड्स क्या होता है? तो व्यापारिक गिल्ड्स होते हैं उत्पादकों का संगठन, मतलब जो प्रोड्यूसर, मतलब कि जो मालिक हैं या बड़े बड़े उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनका एक ग्रुप है जिसको हम कहेंगे गिल्ड्स, या इसको व्यापारिक गिल्ड्स कहा जाएगा। तो ये उत्पादकों का संगठन हो जाएगा। इससे जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे। इस पे जो भी मालिक लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े जो उत्पादक जुड़े हैं, वो क्या करेंगे? कारीगरों को प्रशिक्षण देना स्टार्ट करेंगे। मतलब कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, ये उनको प्रशिक्षण देंगे। साथ ही साथ उत्पादों पर नियंत्रण भी रखें, कितना उत्पादन करना है, कितना नहीं करना है, बाजार में कितना जाएगा, मूल्य क्या होगा, हर प्रकार से इनका नियंत्रण रखा जाएगा। कंपटीशन कैसे होगा, प्रतिस्पर्धा कैसे होगी, मूल्य क्या होगा, ये सारी चीजें इन गिल्ड्स के द्वारा तय की जाती थी। कोई नया व्यक्ति बाजार में आता है, व्यवसाय में आता है, तो नए लोगों को व्यवसाय में आने से रोकते हैं। मतलब कि जो पुराने व्यापारी हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं, प्रतिस्पर्धा को कम करके रखते हैं कि नया नहीं आ पाएगा तो कड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाएगी। ये गिल्ड्स का काम हुआ करता था। तो जो व्यापारी या सौदागर थे वो इनके कारण से, दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्सों के कारण से शहरों में नहीं घुस पा रहे थे। इस कारण से उन्हें गांव की तरफ मूव किया। किसानों और जो आपके जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनसे मुलाकात की और उनसे उत्पादन करने की बात की, उनको एडवांस में पैसा दिया, उनसे उत्पादन करवाया, वो उत्पादन कलेक्ट करके, इकट्ठा करके क्या किया? अलग अलग जगह पर बेचना स्टार्ट किया, अलग अलग देशों पर बेचना स्टार्ट किया। ये जो गिल्ड्स हैं, इन गिल्ड्स को क्या था? एकाधिकार प्राप्त था। राजाओं और शासकों के द्वारा इनको व्यापार पर एकाधिकार दिया गया था। इन्हीं एकाधिकार के चलते या इन गिल्ड्स के अवरोधों के चलते जो व्यापारी हैं वो गांव की तरफ जाने लगे, उनकी मजबूरी हो गई, गांव की तरफ जाने लगे। गांव की तरफ गए तो वहां के काश्तकार, जिसको आप किसान भी कह सकते हैं, और दस्तकार, काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के साथ व्यापार करने लगे। इनके द्वारा जो पैसा दिया गया उनको लेकर कुछ अपना काम चलाने लगे। अब अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से लकड़ी, जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले जो काश्तकार और दस्तकार थे, इनने सौदागरों के साथ डील करना स्टार्ट कर दिया। इनमें कौन कौन थे? इनमें अब देखेंगे खासतौर से काश्तकारों में छोटे किसान, जिनको कार्टेजर कहा गया, और गरीब किसान इसमें शामिल हुआ करते थे। ये गरीब किसान और छोटे किसान अपनी आमदनी के नए स्रोत ढूंढने लगे, क्योंकि भाई अब दबाव बढ़ रहा था, पैसे की जरूरत पड़ेगी, महंगाई तो बढ़नी है, हर दौर में बढ़ती है, तो इनको आमदनी चाहिए थी, तो आमदनी के नए स्रोत ये ढूंढने लगे। इसके पहले तक काम चलाने का तरीका क्या है? बेरियां, सब्जियां, भूसा, चारा, इन सबको बीन कर अपना ये काम चलाया करते। तो ये लोग क्या करने लगे? आमदनी के नए स्रोत इन्हें ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ये आगे बढ़ने लगे कि भाई हम कैसे नए स्रोत ढूंढे, तो नए स्रोत पर ये लोग चर्चा करने लगे। कुछ के पास छोटे मोटे खेत थे, लेकिन घर के सारे लोगों का पेट भर पाना इसमें मुश्किल नहीं था। अब बहुत मुश्किल था, है ना? कैसे? छोटे मोटे खेत में उत्पादन कितना होगा? छोटे खेत से कितना उत्पादन होगा? मान लीजिए कि आपके पास मान लो 2 बीघा का खेत है, या हम 2 बीघा ना लिख देता हूं, 1 एकड़ का खेत है। 1 एकड़ का खेत है, और इस 1 एकड़ के खेत से, है ना, इस 1 एकड़ के खेत से आपको घर के 15 लोग का पेट भरना है। भर पाएंगे साल भर? इन 15 लोग का आपको पेट भरना है, भर पाएंगे क्या साल भर? आप बताइए, आप सोचिए, नहीं भर पाएंगे। जब आप पेट नहीं भर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, दूसरे काम भी इनको करना पड़ेंगे। तो ऐसे जो छोटे लोग थे, छोटे खेत वाले जो लोग थे, इनको एक मौका मिला, इनको एक सुनहरा मौका मिलता है। मौका मिला तो मौके को इन्हें झपट लिया, तुरंत झपटा। कैसा मौका मिला? सौदागर और उनके द्वारा दी गई उनकी पेशगी। पेशगी क्या कहलाती है? जो एडवांस में कुछ
रकम दे दी गई, तो पेशगी इनके द्वारा दी गई, इनको एक ऑफर दिया गया। तो ऐसे ऑफर को सौदागर और उनके ऑफरों को उनकी जो उनका मौका दिया गया, उनकी पेशगी दी गई, उनको यहां के लोगों ने क्या किया, एकदम से झपट लेते हैं। झपटने के पीछे कारण क्या था, क्यों तैयार हुए किसान? तैयार होने के पीछे आपने देखा कि छोटे छोटे खेत थे, तो वो ये काम करने के साथ साथ अपने छोटे खेत को भी संभाल सकते थे, अपने घर के लोगों को उसमें लगाकर काम कर सकते थे। दूसरा कि इनकी जो आय सिमट रही थी, उस सिमटती हुई आय के लिए ये सहारा हो सकते थे, ये उनको क्या दे सकते थे, थोड़ा सा सहारा दे सकते थे, ताकि आमदनी बढ़ जाए और घर के लोगों का पेट क्या हो, अच्छे से भरना स्टार्ट हो जाए। तो सिमटती आय को ये सहारा दे सकते थे, इस कारण से भी किसान तैयार हुए। दूसरा कि घर में 10-12 लोग हैं, सभी लोग तो खेत में काम कर नहीं पाएंगे, खेत तो छोटा है, तो बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो पारिवारिक श्रम मतलब परिवार में बचे हुए जो लोग हैं उनसे मेहनत करवा के पारिवारिक श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का भी मौका मिलेगा कि भाई इनसे काम करवाकर सभी लोग काम करेंगे, ज्यादा चीजें बनाएंगे, तो सौदागर हमको ज्यादा पैसा देकर जाएगा और हमारी दैनिक दिनचर्या या हमारा जीवन का स्तर कैसा होगा, दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि कैसे किसान तैयार हो जाते हैं सौदागरों के मौके को लेने के लिए, उनके द्वारा दी गई पेशगी को स्वीकार करने के लिए। खेत संभाल पाना, आय को सिमटती आय को सहारा और पारिवारिक श्रम के उपयोग के कारण इनने इस मौके को झपट लिया। ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था में जिसमें हमने देखा कि जो सौदागर आ रहे थे, ये सौदागर गांव में जाते थे, तो इस व्यवस्था ने शहर और गांव के बीच संबंध घनिष्ठ कर दिए। कैसे घनिष्ठ किए? क्योंकि शहर का गांव के साथ क्या संबंध है, हमने दो चीजें देखी, एक को आप शहर कह दें और दूसरे शब्द को आप गांव कह दें। गांव क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, और इस उत्पादन प्रक्रिया में कौन लोग लगे हुए हैं? इस उत्पादन प्रक्रिया में दो प्रकार के लोग लगे हुए हैं, एक तो कारीगर लगे हुए हैं और दूसरे कौन लगे हैं, किसान लगे हुए हैं। कौन? किसान लगे हुए, छोटे मोटे किसान और काश्तकार। और शहर से कौन आ रहा है? शहर से आ रहा है सौदागर। कौन आ रहा है? शहर से आ रहा है सौदागर। ये सौदागर कहां जाता है? सौदागर जाता है गांव में और गांव में उत्पादन करवाता है। तो इससे क्या हो गया कि गांव का और शहर का संबंध अच्छा हो जाता है ना। तो इस व्यवस्था में क्या हो गया कि भाई शहर और गांव के संबंध घनिष्ठ होते हैं। क्यों? गांव और सौदागर को हम देखते हैं, सौदागर जो शहर में रहते हैं लेकिन उनका काम कौन चलाता है? गांव वाले चलाते हैं ना। तो इस कारण से गांव और शहर के संबंध कैसे होने लगे? घनिष्ठ, मतलब उनमें निकटता आने लगी, उनके संबंध मजबूत होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि जो स्टेपलर्स हैं, स्टेपलर्स क्या कहलाते हैं? इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी इनसे ऊन खरीदते थे ना। तो स्टेपलर्स कौन है? तो स्टेपलर्स वो हैं रेसों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करने वाले जो लोग हैं ना, रेसों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करने वाले या उसको छांटने वाले जो लोग हैं उनको स्टेपलर्स कहते हैं। तो गांव के अंदर जो स्टेपलर्स थे, इन स्टेपलर्स से इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी क्या करते थे? कपड़ा व्यवसायी ऊन खरीदा करते थे। सूत काटने वालों को मतलब क्या होगा कि भाई क्या होंगे कि ये सूत काटने वाले या धागा, इनसे क्या होगा, सूत काटने वाले होंगे तो ये धागा बनेगा, और इनको क्या कहेंगे, जो सूत काट रहे हैं इनको कहा जाएगा बुनकर, फुलजर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाएगा। मतलब स्टेपलर से अपन ने क्या किया, ऊन खरीद ली और वो ऊन कहां ले गए? इनके पास ले गए। किसके पास? बुनकर के पास जो बुनेगा, फुलजर्स जो है या रंग साज जो है इनके पास ले गए। ये क्या करेंगे कि जो कपड़ा इनने, जो ऊन को इनने इकट्ठा किया है, रेसों के हिसाब से ऊन को स्टेपल किया है, वो सूत काटेंगे, ये धागा तैयार हो गया। ऊन से क्या हो गया? देखो ऊन से क्या हो गया, यहां पर धागा तैयार हो गया। ऊन से धागा तैयार हुआ। अब ये धागा कहां गया? ऐसे लोगों के पास गया, बुनकरों के पास, जिनने कपड़े को बुनकर तैयार कर दिया। जैसे ये शर्ट पहने तो इसके पहले क्या धागा तैयार हुआ होगा, धागा तैयार हुआ होगा तो फिर बुन गई। तो जिसने भी इसको बनाया होगा उसको क्या कह सकते हैं? बुनकर, है ना। ये कास्ट भी होती है और पैसे के हिसाब से भी आप बुनकर कहला सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि जब ये तैयार हो गया कपड़ा तो इसको फिनिशिंग के लिए कहां ले जाया गया? लंदन में ले जाया गया। फिनिशिंग हो गई, लंदन में फिनिशिंग होती थी, इस कारण से लंदन को फिनिशिंग का केंद्र भी कह सकते हैं। वहां पर बहुत कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। फिनिशिंग हो जाने के बाद इन कपड़ों का निर्यात कर दिया गया। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन कपड़ों का निर्यात कर दिया गया। उनको अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में, अलग अलग बाजारों में बेचने के लिए भेज दिया गया। जो ये आदि औद्योगिक व्यवस्था थी, है ना, जो हमने देखी ना, आदि औद्योगिक मतलब क्या? औद्योगिकरण के जस्ट पहले की जो व्यवस्था थी, आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यवसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। मतलब हमने स्टेपलर्स के पास गए, उनसे ऊन खरीदा, बुनकर को दिया, रंगसाज को दिया, लंदन गया, फिनिश हुआ, बाजार चला गया। तो ये आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा हुआ करती है। अब इस आदान प्रदान की व्यवस्था के ऊपर सौदागरों का पूरा नियंत्रण हुआ करता था, और सौदागरों के लिए जो लोग उत्पादन करते थे तो
उन चीजों के उत्पादन जो होता था वो क्या होता था, घरों में। कौन कर रहा उत्पादन, गांव के लोग कर रहे हैं, तो घरों में उत्पादन हुआ करता था। अगर हम उत्पादन की प्रत्येक चरण की बात करें कि जो ऊन बना, ऊन से फिर धागा बना, धागे से फिर कपड़ा बना, कपड़े से फिर परिधान बना, और परिधान के बाद फिर ये बिकने चला गया, है ना। तो इन हर एक स्टेप पर सौदागर के पास 20 से 25 मजदूर हुआ करते थे, हर एक स्टेप पर। मतलब उत्पादन के प्रत्येक चरण पर सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। मतलब कि अगर ये 4 चरण हो गए हैं तो उसके पास आराम से 80 से 100 मजदूर काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम किया करते थे। ऐसे कई सारे काम हो रहे होंगे, कई सारी यूनिट लगा के रखी होंगी, तो सैकड़ों मजदूर सौदागरों के यहाँ काम कर रहे होंगे। तो ये जो व्यवस्था थी उसमें हमने बात करी कि भाई कैसे औद्योगिकरण के पहले का जो दौर हुआ करता था, कैसे कपड़ा तैयार होगा। तो हमने देखा कि सौदागर गांव पहुंचे और गांव जाकर उनने किसानों और काश्तकारों को ऑफर दिया। उनने उस ऑफर को साथ में ले लिया और उनके लिए उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। उत्पादन के प्रत्येक चरण पर हमने देखा कि सौदागरों का नियंत्रण है और प्रत्येक चरण पर 20 से 25 मजदूर या 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं। 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं, इस कारण से प्रत्येक सौदागर के अंतर्गत आप देखें सैकड़ों मजदूर या सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमने ऐसे देखा यहां पर कि भाई औद्योगिकरण के पहले की हमने यहां पर बातें कर ली। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। जैसे ही आप magnetbrains.com टाइप करेंगे, इसके बाद आप हमारी वेबसाइट में प्रवेश करेंगे, तो प्रवेश करने के बाद आप पाएंगे यहां पर आपको मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। मतलब यहां पर आपको कोर्सेज मिलेंगे, जैसे आप देखेंगे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, नीट, सीयूईटी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहां देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस को आप यहां पर देखेंगे। देखने के साथ जैसे ही आप कोई सा भी कोर्स सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आएगा मौका यहां पर क्लास चुनने का। आपको क्लास चुनना पड़ेगा, भाई आप कौन सी क्लास का देखना चाहते हैं। तो आपने क्लास चुना कौन सा, कि हम क्लास 10th को देखना चाहते हैं। क्लास 10th चुनेंगे तो जैसे ही चुनते हैं तो आपके सारे टीचर्स आपके सामने होंगे। आप रूबरू होते हैं ना, मतलब पढ़ते हैं सभी से, तो आपको उनका चेहरा भी याद रहता है, नाम भी याद रहता है, पता है कि कौन क्या पढ़ा रहा है। तो बस आपने देख लिया कि भाई आपको फोटो से आपको आसानी हो जाएगी देखने में। उसके बाद क्या है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आपने वो किताब देख ली कि भाई कौन सी बुक पढ़ाई जा रही है। जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो आपने देखा कि आप मुझे तो पहचान ही गए होंगे कि बोले ये सर बने हुए यहाँ पर। आपने किताब देख ली भारत और समकालीन विश्व 2। आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते क्या होगा, हिस्ट्री के पूरे चैप्टर आपके सामने आ जाएंगे। जिस भी चैप्टर पर आप क्लिक करेंगे उसके सभी टॉपिक ओपन हो जाएंगे। मतलब उसमें कॉन्सेप्ट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू, सारा कुछ ओपन हो जाएगा। आपको जो भी वीडियो देखना है, जो भी टॉपिक देखना है, उसके सामने सब वॉच नाउ लिखा है। वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ऐसे वीडियो प्ले हो जाएगा। पूरा वीडियो चलने के बाद आपको लगता है कि हमें अगला वीडियो तुरंत देखना है, तो नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करें और अगला वीडियो भी देखें और अपने समय को बचाएं, अपनी सेटिंग को बढ़ाएं, बहुत देरी तक बैठकर आसानी से पढ़ाई करें। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।